हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल यानी कि बीएसएससी जो सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 है यह एडुटेरिया का बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 1 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है, घंटी का निशान जो है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसके सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स एडुटेरिया, और यह वॉल्यूम 2 है। सेट नंबर 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो एडुटेरिया का बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए वॉल्यूम 1 आया हुआ था, उसके सभी सेट्स को मैंने कवर कराया हुआ है, और उन सभी सेट्स का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, या फिर आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको और भी स्पष्ट दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बीएसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 को कवर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि 6.5 पीएच मान वाले एक बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आंसर सबको कमेंट करना है, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे आप लोग। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6.5 पीएच मान वाला यह जो बिलियन है, यह किस प्रकार का बिलियन है। तो आपको पता है कि जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो ये ऑलरेडी अम्लीय प्रवृत्ति का यह बिलियन है, और इसमें जब HCl की कुछ बूंदे आप मिलाएंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस बिलियन का जो है पीएच मान सबसे पहले तो घट जाएगा, और यह बिलियन कैसा हो जाएगा, और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ये ऑलरेडी अम्लीय है लेकिन और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान इसका घट जाएगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, 7 जो होता है जिसका भी पीएच मान वह उदासीन होता है, और खाने वाला जो नमक होता है ना, इसका पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, शुद्ध जो जल होता है, पानी होता है, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। अच्छा, मानव ब्लड का जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 लगभग होता है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, और आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, रासायनिक परिवर्तन में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो रंग में परिवर्तन होगा, बिल्कुल। किसी गैस का बनना भी होगा, और ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन भी होगा। तो इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, लोहे पर जंग लगना, ये किस प्रकार का आपका परिवर्तन है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। इसे आप याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो रंग में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, और ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन। ठीक है ना। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सूची दिया गया है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप मिलान करिए। अब यार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नायलॉन, तो इसका आप मिलान करिए। ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लोग करिए। देखिए, नायलॉन जो होता है यह सभी सिंथेटिक फाइबर में सबसे मजबूत होता है। तो नायलॉन एक प्रकार का यह फाइबर हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, दूसरा है आपका पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म आपको पता है ना क्या होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है। और बेकेलाइट जो है यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए 3, 3 के बाद फिर 1, फिर आपका यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट जो होता है ये वाट होता है, ठीक है ना। अच्छा, विद्युत विभव जो होता है इसका वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और फ्रेंड्स कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किस आविष्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हरगोविंद खुराना जी को जो है 1968 में 1968 में जो है फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनको नोबेल पुरस्कार प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। जीवाश्म ईंधन का निर्माण लाखों वर्ष पहले जीवित जीवों के मृत अवशेषों से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जीवित जीवों के मृत अवशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया अर्थात हिंदी में इसको उभयचर बोलेंगे। देखिए उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जीव जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए जो है उपयोगी होता है, और यह जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि आपको पता है कि मेंढक जो है यह एक उभयचर वर्ग का प्राणी है। तो यहाँ पर देखिएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही ये रह सकने वाले, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन क्या है? मशरूम में, तो देखिए मशरूम जो होता है ना, मशरूम, मशरूम बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह एक मृत्युपजीवी पोषण, मशरूम में पोषण का एक तरीका है, ठीक है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पेंडुलम घड़ी जो है यह तीव्र गति से चलती है किस मौसम में? तो शीतकाल में। सबसे पहले तो आंसर शीतकाल हो जाएगा। क्यों चलती है? तो क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल जो है ये घट जाता है। आवर्तकाल जब घट जाएगा तो यानी कि यह तेजी से दोलन करने लगेगा, इसीलिए यह शीतकाल में तीव्र गति से चलता है। जबकि ग्रीष्मकाल में क्या होता है, इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है, और इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि पेंडुलम ग्रीष्मकाल में धीरे धीरे चलता है और यह सुस्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो देखिए आयनीकरण का जो सिद्धांत है यह सबसे पहले भारतीय साइंटिस्ट मेघनाथ साहा ने प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मेघनाथ साहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीबी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन करने की खोज के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की सायनता क्या होगी? जब ताप बढ़ेगा तो द्रव्य की सायनता क्या होगी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। द्रव्य की सायनता विस्कोसिटी क्या होगी? देखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह आपका सायनता कहलाता है। द्रव की सायनता ताप बढ़ने पर घट जाती है, ठीक है ना, घट जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा जो तरल पदार्थ होता है क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा जो पदार्थ होता है वह आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? अपने बेटे के साथ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये है आपके विलियम हेनरी ब्रैग, ठीक है ना, यह एक ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन वैज्ञानिक हैं। विलियम हेनरी ब्रैग वर्ष 1915 में
1915 में जो है, ध्यान रखिएगा, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने प्राप्त किया था। किसके साथ? इनके बेटे हैं विलियम लॉरेंस ब्रैग, इन्हीं के साथ प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक सितार में जो है किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो होती है ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हैं तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे हम लोग अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग यानी कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए, तो देखिए ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना होगा। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, और किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स का। किसका? इंफ्रारेड का, यानी कि औरक्त का। औरक्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड वेव्स जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक यह प्रकार है और इसकी जो वेवलेंथ है दृश्य प्रकाश से अधिक होता है और इसका उपयोग जो होता है लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि, इन सभी के लिए सैनिकों के द्वारा किया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर हम ऊर्जा के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं क्रम आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो होगा यह आपका होता है किसका? गामा का होता है। तो देखिए ऑप्शन में गामा नहीं दिया गया, फिर गामा से कम एक्सरे का होगा, फिर एक्सरे से परावैगनी का होगा, फिर दृश्य का, फिर औरक्त का, फिर माइक्रोवेव का और फिर सबसे कम रेडियो तरंग का होगा। तो इसमें से अगर गामा रहता तो गामा पर राइट आंसर लगाते, लेकिन यहाँ पर एक्सरे दिया गया है ना, तो एक्सरे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन अणुओं के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। O3 में, तो O3 में जो होता है ना कितना होगा, तो ओजोन के कोणीय आकृति में, ठीक है ना, ओजोन का O3 होता है और इसकी कोणीय आकृति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंगल होगा, यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होगा, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आपका 2 सिग्मा हो रहा है, 2 सिग्मा हो रहा है और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह धारा का रासायनिक प्रभाव जो है इसको इंगित करता है। देखिए किसी संवाहक विलयन के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बनता है। जब किसी हम लोग संवाहक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण विलयन में रंग परिवर्तन होता है, धारा का रासायनिक प्रभाव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका एलियोवेली हो जाएगा। अब देखिए एलियोवेली क्या है, तो जहाँ फेफड़े एवं रक्त श्वसन प्रणाली जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं यहीं पर। ठीक है ना। वायु से सांस ली जाने वाली ऑक्सीजन एलियोवेली से होकर के रक्त में जाती है और यहाँ से पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुँचती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, एयर कंडीशनर के रूप में। तो फ्रेंड्स देखिए यह एयर कंडीशनर के रूप में जो है कार्य करता है नासिका। तो यहाँ पर देखिए नासिका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य जो है समान रूप से अपनी नाक के माध्यम से सांस लेते हैं और जहाँ तक कि हमारे शरीर की बनावट मुख द्वारा श्वसन का प्रतिरोध करती है। ठीक है ना, मुंह से नहीं,
आपका नाक से। और नासिका श्वसन की एक प्रमुख कार्यात्मक भूमिका यह इसमें काम करता है यह, और यह फेफड़ों के आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में वायु में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं एवं बाहरी कण है उसको आपको बचाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, और उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है। रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है, तो यहाँ पर देखिएगा वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पानी की कमी होती है वहाँ पर, इसीलिए ये वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। और उसके बाद देखिएगा अगला आपका हो जाएगा कि इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं, तभी जाकर के इनको पानी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो तीसरा और चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है। तांबा की मात्रा किसमें अधिकतम होगी, तो इसमें देखिए पीतल में आपका जो होता है, पीतल में आप देख सकते हैं पीतल में लगभग 68 से 71% तक तांबा होता है, और शेष जस्ता होता है, क्योंकि पीतल में तांबा और जस्ता होता है। कांसा में देखिए 88% तांबा होता है, कांसा जो होता है ना, ये कांसा आपका 88% इसमें तांबा होता है। ठीक है ना, और जबकि इसमें 12% तक टीन होता है। तो ये मिश्र धातु आपको पता चल गया तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर में देखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है, और गन मेटल में 85% तांबा, 10% टीन और 5% जिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांसा में ज़्यादा होगा 88% तक। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत वैरी करेगा, चिंता मत करिएगा। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक की उपाधि किसे दिया जाता है, तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है ना, मेंडल को कहा जाता है, और मेंडल को आपको पता भी है कि इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका मेंडल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं। पुष्प का जो केंद्र का भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प के केंद्र के भाग को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री केसर फूल का बीजांड उत्पादन भाग है, और यह स्त्री केसर आपका मादा भाग भी होता है, आपको पता भी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है शीतल महाजन। इनका नाम क्या है, शीतल महाजन है। ठीक है, याद रखिएगा शीतल महाजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतल महाजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इनका नाम याद करिएगा। देखिए बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपका कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, और हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। तो इस प्रकार से 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अब तक जो है मार्च 2024 तक की बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों की अगर संख्या पूछी जाए तो 53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो देखिए यह साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च ये आपका पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये आपका 2023 के लिए पूछा गया है। तो 2023 के लिए आपको स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है। तो ये विजेता जो बनी है ये कौन बनी है फ्रेंड्स, ये बनी है क्रिस्टलिना पिसजोकोवा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्रिस्टलिना पिसजोकोवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं, तो चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, चेक गणराज्य की हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसका अगर आपको फर्स्ट रनर अप पूछा जाए तो ये बनी है लेबनान की यासीमा जायटून। ठीक है, ये रनर अप पहली बनी है।
देखिए, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 जो है यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह आपका कहाँ पर किया गया था? तो यह आपका कहाँ पर किया गया था बताइए? विशाखापट्टनम में किया गया था, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 11 रूल्स ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखा है चेतन भगत ने, ठीक है ना, चेतन भगत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लीह कोनेन की पुस्तक भी याद रखेंगे, लीह कोनेन की पुस्तक है कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ठीक है ना। रघुराम जी राजन ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। और मार्गरेट एडवुड की भी पुस्तक है 14 डेज, 14 डेज, ठीक है ना, 14 डेज याद रखिएगा, 14 डेज। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने किया है पटना में मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कोसियावा हो जाएगा, ठीक है, नालंदा का है यह एक कोसियावा ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार से जो है दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? तो ये रही है अपना बिहार में, ठीक है ना, बिहार में रही हैं। बिहार में सबसे अधिक जो है लाभार्थियों की संख्या रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से अपना राज्य बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है किसने? लियोनल मेसी ने जीता है, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना के हैं। और इन्होंने यह ट्रॉफी जो है अर्जेंटीना के स्टार दिवंगत फुटबॉलर जो है डियागो माराडोना उनको समर्पित किया, ठीक है। तो याद रखिएगा लियोनल मेसी हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी आप आईपीएल देख भी रहे होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि एमएस धोनी जो है एसबीआई का यहाँ पर प्रचार करते हैं, तो एमएस धोनी है, एमएस धोनी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा? कौन थे ये? मतलब क्या था जो उनके दांडी मार्च से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। बाकी यहाँ पर देखिए ये सब दिया गया है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, आपको याद भी होगा दांडी सत्याग्रह। और 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने महात्मा गांधी जी ने यह यात्रा शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँचे और वहाँ पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर के नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। और इसके साथ सबनावगी आंदोलन स्टार्ट भी हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बख्त खान थे। कौन थे? बख्त खान थे। ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर के साथ दिल्ली से, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं रहनुमाई माचद्यान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए और खुदाई खिदमतगार आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में किया गया था, ठीक है ना, पुणे में किया गया था। ध्यान रखिएगा यह महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार करने हेतु इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में
मील का पत्थर माना जाता है और इसका प्रतिपादन जो है जो एच.डी. देवगौड़ा साहब थे उन्हीं की सरकार में किया गया था और उस समय विदेश मंत्री रहे थे इनके सरकार में इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। तो ये किया गया था, एच.डी. देवगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए, ये कौन सा ग्रंथ है? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं, आपको भी याद होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये विनय पिटक में दिया गया है, ठीक है ना, विनय पिटक में यह दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश का आखिरी शासक जो है इसमें से कौन था? तो श्रीगुप्त संस्थापक था गुप्त वंश का और यहाँ पर विष्णुगुप्त यहाँ पर आपका अंतिम शासक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? बताइए। एक बड़े हाथी की जो है मूर्ति स्थापित की गई है संकीसा मौर्य स्तंभ के ऊपर, संकीसा मौर्य स्तंभ के ऊपर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और संकीसा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित यहाँ वहीं पर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद और ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और बिहार में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, फिर 1922 में गया में हुआ था। 1912 वाले की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था और 1922 में चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए, पांडुलिपियों का क्या महत्व है, यहाँ पर सत्य कथन आपको चुनना है। पांडुलिपि का महत्व आपसे पूछा गया है। तो प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं की जीवन की चर्चा और धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार की चर्चा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन अफगान मूल के थे? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है ना, आपको भी याद होगा। तो ये आपके अफगान मूल के थे, ठीक है। और लोदी वंश जो था ये आपका दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, लोदी वंश। उसके बाद 1526 में बाबर ने जो है लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसी को पराजित किया और मुगल सत्ता स्थापित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 आपको याद भी होगा। चलिए, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन सा है? बताइए। तो फ्रेंड्स, यह भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलवन द्वारा दिल्ली में बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। उसने खुद अपनी मकबरा बनवाया था बलवन ने, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और बलवन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? ये अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो थे, ठीक है ना। अमीर खुसरो याद रखिएगा, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो जो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार है, ठीक है ना। और अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे, क्लियर। और इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो सबसे पहले देखिए तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1100, तराइन का दूसरा युद्ध है। तो पहला 1191 और दूसरा 1192 में। उसके बाद देखिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या पूछा गया है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या ये आपकी 1296 में हुई थी, ठीक है। अफगानपुर षड्यंत्र जो है, अफगानपुर षड्यंत्र, बताइए। तो अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुंग खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है। तो यह 1325 हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरित कब किया गया था?
तो फ्रेंड्स यह राजधानी स्थानांतरित किया गया था आपका दौलताबाद। ये बहुत बाद की घटना है। ठीक है, तो क्रम आपका बिल्कुल यहाँ पर 4, 3 और 2, 1 बिल्कुल ये क्रम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और राजधानी दौलताबाद इसने स्थानांतरित किया था। पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? बताइए, पंचायत समिति के प्रधान का। तो पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है ना, जो प्रमुख होता है समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, और यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते भी थे। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। और नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। आपको भी पता है 36 से लेकर के 51 तक में है आर्टिकल में, और भाग 4 में है। चलिए, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है ना, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी कि विभाजन। और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है ये आपको 7वीं अनुसूची में दिखता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको भी याद होगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण के हेतु संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट रुक जाइए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है? स्वतः निलंबित हो जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में करते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 359 में अन्य मूल अधिकारों के निलंबन, और जैसे कि अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित ये सब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 359 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है ये आपके नियुक्त होते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर नियुक्त होते हैं। सूर्य और पृथ्वी की भी न्यूनतम दूरी कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी ये आपको पता होगा। देखिए न्यूनतम दूरी जो होती है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह घटना होती है 3 जनवरी के दिन। ठीक है ना, और अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर बोलते हैं, और यह घटना होती है 4 जुलाई के दिन। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? अब यहाँ पर देखिए भूटान से नहीं मिलती है, तो भूटान के साथ जो है कौन कौन से राज्य लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। एक तरफ जनजातीय समूह है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो यहूदी ऑलरेडी आप जानते हैं, इसराइल। ठीक है ना, टेडा, टेडा जो है टेडा या डेटा यह आपका हो जाएगा लीबिया। ठीक है ना, लीबिया। बेजा, बेजा आपका मिस्र हो जाएगा, और लूर जो है ये आपका ईरान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिलाइएगा आप लोग 2, फिर आपका 4, फिर 3 और 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? उच्चतम स्तर पर, तो ये कौन से मेघ हैं? तो देखिए पक्षाब कपासी मेघ जो होते हैं ना ये उच्चतर स्तर पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में पक्षाब मेघ दिखने को मिलता है आपको, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम, सबसे लंबी नदी से आरंभ करके सबसे छोटी की तरफ जाना होगा। बताइए कौन सा इसमें से हो जाएगा?
तो इसमें से आपका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी। गोदावरी के बाद आपका हो जाएगा कृष्णा, ठीक है ना, गोदावरी के बाद कृष्णा, तो ये आपका 3 हो जाएगा पहले, फिर कृष्णा हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, फिर 2, उसके बाद आपका हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा कहाँ पर दिया गया, 4 में, और फिर आपका महानदी हो जाएगा 1। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील यानी कि किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। क्या पूछा गया है, भारत की क्षेत्रीय सीमा। तो यह आपको पता है कि 12 नॉटिकल मील है, 12 समुद्री मील है, और किलोमीटर में 21.9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका कंचनजंगा लघु हिमालय जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए पीर पंजाल आपका लघु हिमालय, काराकोरम ट्रांस हिमालय, करेबा कश्मीर हिमालय। करेबा आपको केसर की खेती के लिए फेमस है, आपको पता भी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। शामिल नहीं पूछा गया है, ठीक है, बताइए। तो इसमें आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है आईडीबीआई, यह आपका शामिल नहीं है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। इसका हस्तांतरण वाणिज्यिक बैंक कंपनी के रूप में किया गया है, ठीक है, मुद्रा बाजार के रूप में नहीं। चलो उसके बाद देखिए भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है। तो नाबार्ड जो है ना, आपको पता होगा नाबार्ड यह निर्यात आयात बैंक को नहीं करता है, ठीक है ना, निर्यात आयात बैंक को सब बाकी सबको करता है, क्लियर ना। 1982 में इसका स्थापना किया गया था, 1982 में, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया था। तो यह आपका यूनियन बजट 1992-93 में किया गया था, यूनियन बजट 1992-93 में किया गया था, ठीक है। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे और 1992-93 के बजट में इसकी घोषणा इन्होंने किया था, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। जो रामसर सम्मेलन है यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से है, और 1971 में 1971 में जो है ईरान के जो रामसर नामक जगह है, शहर है, वहीं पर यह सम्मेलन हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चले तो यहाँ पर आपका आर्द्रभूमि संरक्षण हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी जीव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व आपको पता है कि यह कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका एस्पिरिन जो है यह निषेधक गलत दिया गया। एस्पिरिन जो है यह एक दर्द निवारक दवा होती है, ठीक है ना। बाकी देखिए क्विनोन मलेरिया रोधी है, आपका क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी हो जाएगा, और क्लोरोमाइसिटिन जो है ये टाइफाइड नाशी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है, बेसल कन्वेंशन। तो देखिए विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है, बेसल कन्वेंशन, जो 1989 में हुआ था, ठीक है ना, 1989 में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है, बताइए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी यह जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। कहाँ पर है, हनोई है, ठीक है ना। लुसाका कहाँ की राजधानी है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और यहाँ पर देखिएगा और क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए काराकास दिया गया है, यह वेनेजुएला की राजधानी है, ठीक है। और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्त करता थे। परमवीर चक्र के देखिए परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, आपको भी याद है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। तो यहाँ पर देखिए सोमनाथ शर्मा दिया गया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF है, ठीक है,
याद रखिएगा BWF है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आपका राइट आंसर यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी भी प्राप्त नहीं किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, आपको भी पता है, ठीक है ना। शिखर धवन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिखर धवन, ठीक है ना। बाकी देखिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, इन सबको दिया जा चुका है। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ से देखिए 76 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो हम लोग जितने भी जीके जीएस साइंस वगैरह करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनको हमने कवर किया, और आपको यह टेलीग्राम पर PDF में दे दूंगा जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने स्कोर बता दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।